आज का आपका विषय है राजपूत शासकों द्वारा तुर्कों का प्रतिरोध। इसे आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि राजस्थान में मुस्लिम सत्ता का विस्तार किस तरह से हुआ, या राजस्थान और दिल्ली सल्तनत। यदि राजस्थान के संदर्भ में हम ये बात करें तो आपने इस टाइम अपने फर्स्ट पेपर में, जिसमें आप मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, उसमें आपने पढ़ा होगा कि भारत में विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण शुरू हुए। उन विदेशी आक्रांताओं में महमूद गजनवी लूट कर चला गया, लेकिन मोहम्मद गौरी भारत आया। भारत आक्रमण करने के पश्चात भारत को उसने जीता। इस संदर्भ में तराइन का युद्ध आप लोग पढ़ चुके हैं। तराइन के युद्ध के पश्चात मोहम्मद गौरी ने भारत में अपनी सत्ता की स्थापना कर ली और भारत में वो कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना सेनानायक नियुक्त कर गया। गौरी ने सफल कूटनीतिज्ञता का परिचय दिया था और उसने चौहान राज्य को, जो कि पृथ्वीराज चौहान के बदले उसने जीता था, उसे उसने सीधे मुस्लिम शासन के अंतर्गत लाने की जगह वहाँ पर पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज को नियुक्त किया था और अन्य क्षेत्रों के लिए ऐबक को नियुक्त कर गया था। जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई है और 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक का समय है, वो भारतीय इतिहास में तुर्की सल्तनत का समय कहा जाता है, क्योंकि दिल्ली की गद्दी पर शासन करने वाले अपने आप को सुल्तान कहते थे, इसीलिए इसे सल्तनत, और तुर्की जाति से संबंधित थे, इसीलिए इसे तुर्की सल्तनत कहते हैं। अब कुतुबुद्दीन ऐबक जब गद्दी पर बैठा तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही गद्दी पर बैठने से पहले और सेनानायक के रूप में ही राजस्थान में ये कह सकते हैं हम कि राजस्थान में मोहम्मद गौरी या तुर्की सल्तनत को मजबूत बनाने का प्रयास उसने किया था। दिल्ली को अपना केंद्र बनाया और यहाँ इसने धीरे धीरे राजस्थान में अपना आक्रमण करना, अपना अधिकार करना शुरू कर दिया था। ऐबक ही था जिसने हरिराज और विद्रोही चौहान सामंतों का दमन करके अजमेर की शासन व्यवस्था मुस्लिम अधिकारियों के हाथ में सौंप दी और उसके बाद से अजमेर मुस्लिम अधिकारियों के हाथ में ही रहा। पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज को उसने रणथंभौर का छोटा सा राज्य प्रदान कर दिया और इस तरह से गोविंदराज को भी संतुष्ट कर दिया और अजमेर अपने सीधे नियंत्रण में ले लिया। गौरी ने उसके पश्चात बयाना की विजय की और ऐबक ने जिन जिन क्षेत्रों पर गौरी का अधिकार था उन क्षेत्रों पर अधिकार सुदृढ़ किया। जहाँ जहाँ विद्रोही हुए राजपूत, वहाँ उस विद्रोह का उसने दमन कर दिया। इवन एक बार तो ऐसा भी हुआ कि राजपूतों की घेराबंदी, मतलब मुस्लिम सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए राजपूत सरदारों ने जब विद्रोह किया तो ऐबक ने गजनी से ऐबक की सहायता के लिए तुर्की सेना आ गई और इसीलिए राजपूत भी जब उन्होंने देखा तो तुर्की घेराबंदी समाप्त करके वापस लौट गए। लेकिन ऐबक ने राजपूतों को बहुत बुरी तरीके से पराजित किया। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का राजा बना इल्तुतमिश। अब यहाँ आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ जब तक अलाउद्दीन खिलजी का शासन है तब तक हम सल्तनत और राजस्थान के राज्यों का शासकों के अकॉर्डिंग अध्ययन करेंगे। जैसे इससे पहले एक चीज़ और, जहाँ हम तुर्की सल्तनत और राजस्थान के राज्यों की बात करते हैं वहाँ हमें राजस्थान के 3 प्रमुख राज्यों का अध्ययन करना है। पहला रणथंभौर, दूसरा जालौर और तीसरा मेवाड़। अब यहाँ हम सबसे पहले लेते हैं रणथंभौर को। रणथंभौर के संदर्भ में ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, ये रणथंभौर के संदर्भ में या राजस्थान के विभिन्न राज्यों के संदर्भ में, कि जैसे जैसे सल्तनत वंश के राजा बदलते चले गए, राजाओं की राजस्थान के प्रति नीति भी राजाओं के अनुसार बदली। थोड़े से जो प्रमुख राजा हैं जो राजस्थान के संदर्भ में जिनका आपको अध्ययन करना है, उन राजाओं का नाम मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्की सल्तनत का संस्थापक था, लेकिन ऐबक ने राजस्थान के जिन क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की थी उन पर अपने अधिकार को सुदृढ़ तरीके से बनाए रखा। ऐबक के बाद उसका उत्तराधिकारी हुआ इल्तुतमिश। मैं छोटे राजाओं की यहाँ बात नहीं कर रही जो कमज़ोर थे या कम समय के लिए राजा बने थे। इल्तुतमिश राजा बना 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक इल्तुतमिश का शासन रहा। 1236 ईस्वी से 66 ईस्वी तक इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों का शासन रहा, जिसमें रजिया सुल्ताना उसकी पुत्री सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। 1266 ईस्वी में बलबन गद्दी पर बैठा और बलबन ने सुदृढ़तापूर्वक 1287 ईस्वी तक शासन किया।
बलबन के बाद बलबन के कुछ उत्तराधिकारी रहे और 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा। जलालुद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी तक गद्दी पर रहा और 1296 के बाद अलाउद्दीन खिलजी आया। और मुख्यतः जब आप ये तीनों रियासतें पढ़ते हैं, राज्यों के बारे में पढ़ते हैं, तो इन तीनों राज्यों का टकराव या इनका जो विनाश किया था वो अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। तो इस तरह से दिल्ली सल्तनत के जो राजा थे, दिल्ली सल्तनत के राजाओं ने राजस्थान के राज्यों को प्रभावित किया था। अब यहाँ हम सबसे पहला राज्य लेते हैं रणथंभौर। यहाँ हम यदि रणथंभौर की बात करें तो 1211 ईस्वी में, उससे पहले आपको ये चीज़ मैंने बताई थी कि गोविंदराज को यहाँ राजा के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, अब रणथंभौर की परिस्थितियाँ क्या थी या रणथंभौर किस तरह का राज्य था। रणथंभौर को यदि हम देखें कि रणथंभौर किस तरह का राज्य है, राजस्थान की दक्षिण पूर्वी दिशा में रणथंभौर का विशाल दुर्ग है। पहाड़ी पर बना हुआ दुर्ग की अपेक्षा ये 7 पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है, जिसके मध्य में गहरी खाई है, जिन्हें बनास और चंबल नदियों ने अगम्य बना दिया है। 7 पहाड़ियों में से एक पर 1 मील लंबा, आधे मील चौड़े मैदान पर यह दुर्ग बनाया गया है। दुर्ग के चारों ओर पहाड़ियां हैं, सघन वन है, और ये माना जाता है जब तक दुर्ग के निकट कोई नहीं पहुंच जाए तब तक उसे पता नहीं चलता कि यहाँ पर कोई दुर्ग भी है। इस दुर्ग का, या ये हम ये कह सकते हैं कि रणथंभौर की महत्ता क्यों थी, इसकी भौगोलिक स्थिति की वजह से थी। दक्षिण, गुजरात, दिल्ली, आगरा, इन सभी के समीप होने के कारण यह कोई भी राजा जो दिल्ली का राजा बनता था वो रणथंभौर पर अधिकार करना उचित मानता था, क्योंकि यदि उसे दक्षिण और गुजरात की ओर बढ़ना है तो रणथंभौर पर अधिकार नियंत्रण होना जरूरी है, और दिल्ली और आगरा के समीप था, और सामरिक दृष्टि से इस युद्ध का बहुत अधिक महत्व था। रणथंभौर के प्रसिद्ध प्रथम अधिकारी चौहान थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंदराज से अजमेर लेकर रणथंभौर का छोटा राज्य उसे दे दिया। गोविंदराज ही इस रणथंभौर शाखा का संस्थापक था। गोविंदराज की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बल्लन देव रणथंभौर का राजा बना। बल्लन देव कुछ समय तक तो कुतुबुद्दीन ऐबक के प्रति स्वामी भक्त रहा। इसी को कोई बहार देव भी कहता है और इसी को कोई बागभट्ट भी कहते हैं विद्वान। कुछ समय तक स्वामी भक्त रहा, लेकिन जैसे ही उसने इल्तुतमिश की प्रारंभिक कठिनाइयां देखी, उसने दिल्ली सल्तनत की अवज्ञा करनी शुरू कर दी और अपनी राज्य की सीमाओं का विस्तार करना शुरू कर दिया। 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। बल्लन देव अपना राज्य छोड़कर जंगलों में भाग गया। दुर्ग पर मुसलमानों का अधिकार हो गया और दुर्ग को अपने सैनिक अधिकारियों को सौंपकर इल्तुतमिश वापस लौट गया। लेकिन जैसे ही इल्तुतमिश वापस लौटा, चौहानों ने रणथंभौर के आसपास के क्षेत्रों को जीत लिया और लेकिन वे दुर्ग को मुसलमानों से नहीं छीन पाए। कुछ वर्षों तक चौहानों ने लगातार कोशिश की, लेकिन दुर्ग प्राप्त उन्हें नहीं हो पाया। बल्लन देव के पश्चात प्रहलाद, वीरनारायण चौहान राजा बने, लेकिन इनका समय बहुत कम था। और ये कहा जाता है, गोपीनाथ शर्मा ये कहते हैं कि वीरनारायण के साथ इल्तुतमिश की सेना का संघर्ष हुआ था, जिसमें वीरनारायण विजयी हुआ, लेकिन सुल्तान ने एक षड्यंत्र द्वारा दिल्ली में उसकी हत्या करवा दी। वीरनारायण की मृत्यु के बाद उसका चाचा बागभट्ट चौहान राजा बना। वह वीर योद्धा, कुशल सेनानायक और कूटनीतिक शासक था। रणथंभौर पर चौहानों का अधिकार लगभग समाप्त हो चुका था और उसने मालवा के सीमा के निकट रणथंभौर के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार कर एक नवीन राज्य की स्थापना की, और इस तरह से उसने अपना केंद्र बना लिया उस क्षेत्र को और धीरे धीरे रणथंभौर पर अधिकार करने का प्रयास करने लगा। 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश के पुत्र अयोग्य थे, इसीलिए उसने अपनी पुत्री रजिया को गद्दी पर बिठाया, लेकिन उसके अमीरों ने रजिया को स्त्री होने के कारण योग्य न मानते हुए उसके अयोग्य पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बिठा दिया। इस समय में उसकी मां शाह तुर्कान के अत्याचार, रुकनुद्दीन की विलासिता के कारण पूरे साम्राज्य में अव्यवस्था थी, और इसी का लाभ बागभट्ट ने उठाया और उसने रणथंभौर के आसपास के क्षेत्रों को जीत लिया और दुर्ग का घेरा डाल दिया। लेकिन वो दुर्ग को जीत नहीं पाया, और इसी बीच में रुकनुद्दीन को हटाकर दिल्ली पर रजिया बैठ गई। ये कहा जाता है कि चौहानों के बढ़ते दबाव के कारण इस समय रणथंभौर में मुस्लिम सेना की स्थिति बहुत कमजोर थी।
रजिया को जब इसकी जानकारी मिली तो उसने मलिक कुतुबुद्दीन हसन को रणथंभौर की ओर भेज दिया। मलिक हसन के समय पर पहुंचने के कारण रणथंभौर का दुर्ग बच गया और बाघभट्ट को भी दुर्ग की घेराबंदी समाप्त करनी पड़ी। लेकिन छापामार प्रणाली के द्वारा बाघभट्ट ने तुर्की सेना को इतना अधिक परेशान कर दिया कि रजिया ने रणथंभौर पर नियंत्रण रखने की जो नीति थी वो छोड़ दी और तुर्क सेना को वापस बुला लिया। जैसे ही तुर्क सेना वापस हटी, बाघभट्ट ने रणथंभौर पर अधिकार कर लिया और उसे अपनी राजधानी बना लिया। 1240 में जब रजिया हट गई या रजिया की मृत्यु हो गई, उसे हटा दिया गया, तो उसके बाद बहराम शाह गद्दी पर बैठा। लेकिन बहराम शाह या इल्तुतमिश के जितने भी उत्तराधिकारी थे उनमें किसी को भी इतना समय नहीं मिला कि वो रणथंभौर पर आक्रमण कर पाए। जिस समय में इल्तुतमिश के पुत्र नासरुद्दीन महमूद का शासन था, उस समय बलबन उसका नायब मुमालिकात था। बलबन ने रणथंभौर पर अभियान करवाया था और इस समय में बाघभट्ट या बहारदेव यहाँ का राजा था। लेकिन बलबन को इस समय में कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई और चौहानों का अधिकार ही रणथंभौर पर बना रहा। 1248 ईस्वी में बाघभट्ट की मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के बाद जयसिम्हा रणथंभौर का राजा बना। रणथंभौर पर दिल्ली के सुल्तानों के आक्रमण लगातार होते रहते थे। बलबन ने 1253-54 में फिर से आक्रमण किया, लेकिन वो विजय प्राप्त नहीं कर पाया। बलबन ने फिर 1258-59 में तीसरी बार आक्रमण किया, लेकिन फिर असफल हुआ। और जब नासरुद्दीन की मृत्यु हो गई 1266 में, तब बलबन गद्दी पर बैठ गया। लेकिन बलबन का अधिकांश समय मंगोलों के विरुद्ध सुरक्षा में चला गया, आंतरिक विद्रोहों को दमन करने में चला गया, अतः बलबन इधर ध्यान नहीं दे पाया। अब जयसिम्हा के बाद हमीरदेव चौहान यहाँ का राजा बना। जब हमीरदेव यहाँ का राजा बना तो ये कहा जाता है जैसे हमीरदेव जयसिम्हा का ज्येष्ठ पुत्र था और कोई कहता है कि उसने अपने जीवन काल में ही इसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। कोई कहता है छोटा पुत्र था, योग्यता के आधार पर इसे गद्दी प्राप्त हुई। वस्तुतः हमीरदेव चौहान राजस्थान के इतिहास में बहुत अधिक प्रसिद्ध है। उसके समकालीन कवियों ने उसके ऊपर न्यायचंद सूरी ने हमीर महाकाव्य, चंद्रशेखर के सुरजन चरित्र के साथ जोधराज का हमीर रासो, चंद्रशेखर ने हमीर हट इत्यादि रचनाएं उसके ऊपर लिखी गई हैं। हमीर की दिग्विजय नीति बहुत अधिक प्रसिद्ध है कि हमीर ने राज्य विस्तार की नीति को अपनाकर अपने आसपास के क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया था। उसने भीमरस के शासक अर्जुन को परास्त किया, उसकी हाथी सेना को अपने अधिकार कर लिया, मांडलकूटा से भेंट वसूल की, उपहार लिए, दक्षिण की ओर गया, परमार राजा भोज को पराजित किया, उज्जैन और धार पर अधिकार कर लिया, चित्तौड़, आबू, वर्धनपुर, चंगा, पुष्कर, खंडीला, चंपा, कंकरीला, ये सारे क्षेत्रों को जीतकर वो रणथंभौर वापस आया और उसने कोटि यज्ञ किया। कोटि यज्ञ का मतलब है करोड़ों क्षेत्रों को जीतने वाला। हमीर के इस विजय अभियान और उसके द्वारा पराजित शासकों व उनकी भौगोलिक स्थिति के संबंध में मतभेद है, लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि हमीर ने आसपास के क्षेत्रों को जीतकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर ली थी। हमीर ने ये सभी विजय 1288 ईस्वी के पूर्व कर ली थी। कहा जाता है हमीर अपने जीवन काल में 17 युद्धों में से 16 में विजयी हुआ। 17वें और अंतिम युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के हाथों पराजित होकर वीरगति को प्राप्त हुआ। अब बात करते हैं हम हमीर की और दिल्ली सल्तनत की, यानी कि इन दोनों के मध्य कैसे संबंध रहे। हमीर जब गद्दी पर बैठा उस समय में बलबन दिल्ली पर बैठा हुआ था, लेकिन बलबन की आंतरिक स्थिति इस तरह की थी और मंगोलों के आक्रमणों का भय लगातार था, इसीलिए बलबन ने विस्तारवादी नीति का पालन नहीं किया था और इसी स्थिति का लाभ हमीरदेव ने उठाया और उसने अपने राज्य का विस्तार कर लिया था। अभी मैंने आपको बताया कि हमीर ने अपनी दिग्विजय नीति 1288 तक पूर्ण कर ली थी और बलबन की मृत्यु हुई है 1287 में। जब बलबन की मृत्यु के पश्चात उसके जो उत्तराधिकारी हुए वो अयोग्य हुए। ऐसे में 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली की गद्दी को प्राप्त कर लिया और यहीं से खिलजी वंश की सत्ता स्थापित होती है। हमीरदेव के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण जलालुद्दीन खिलजी ने मार्च 1291 ईस्वी में एक शक्तिशाली सेना के साथ रणथंभौर की ओर प्रस्थान किया, यानी कि आक्रमण किया। जैसे ही तुर्कों के आक्रमण की सूचना हमीरदेव को मिली, उसने 500 घुड़सवारों का एक दस्ता मुस्लिम सेना की टोहले ने भेज दिया। संयोग से जैसे ही ये दस्ता रास्ते में पहुंचा, तुर्की सेना से इसका सामना हो गया और राजपूतों को पराजित होकर भागना पड़ा।
जलालुद्दीन ने अपने सेनानायकों को झाइन नामक क्षेत्र पर अधिकार करने भेज दिया। झाइन को छानगढ़ या ऐसा कहा जाता है रणथंभौर का प्रथम मोर्चाबंदी क्षेत्र था। जब झाइन की ओर बढ़ने की सूचना प्राप्त हुई तो हम्मीर ने भी अपने सेनापति गुरदास सैनी को 10,000 सैनिकों के साथ मुस्लिम सेना का मार्ग रोकने के लिए भेजा। भयंकर युद्ध हुआ, गुरदास सैनी मारा गया और आसानी से झाइन क्षेत्र पर जलालुद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। जब जलालुद्दीन खिलजी को प्रारंभिक सफलता मिली तो उसे ये लगा कि वो रणथंभौर पर आसानी से अधिकार कर लेगा। इधर हम्मीर ने बीच का जो समय मिला रणथंभौर की सामरिक सुरक्षा को पूर्ण कर लिया। जलालुद्दीन खिलजी ने अनेक सैनिक युक्तियों यंत्रों का प्रयोग किया, लंबे समय तक घेरा डाला, लेकिन जब उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई तो वो ये कहकर आ गया कि ऐसे 10 किलों को भी मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता। इस कथन का ध्यान रखिएगा, अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि ऐसे 10 किलों को भी मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता। ये कथन किसका है, किस संदर्भ में किया गया, या इस पर आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस इस पे बनते हैं। तो इस हम्मीर और जलालुद्दीन खिलजी इनके मध्य संघर्ष का वर्णन इसके अंतर्गत करना है। वस्तुतः जलालुद्दीन खिलजी ने जब ये बात कही तो इसका मतलब मुख्यतः तो ये था कि जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर दुर्ग को हस्तगत करने में अपने आप को असमर्थ पा रहा था और इसीलिए वही चीज़ कि लोमड़ी अंगूरों को खट्टे बताती है, प्राप्त नहीं होते, तो वही चीज़ मानकर जलालुद्दीन खिलजी ने जब ये देखा कि दुर्ग की सुदृढ़ घेरा मतलब सुरक्षा है और वो उसे जीत नहीं सकता तो वो वापस आ गया। और हम्मीर के छापामार सैनिक दस्तों ने भी इस समय जलालुद्दीन खिलजी की सेना को परेशान कर रखा था। अतः 1291 में जलालुद्दीन खिलजी वापस लौट गया। हालांकि जलालुद्दीन खिलजी जो था वो अपने अपमान को भूल नहीं पाया और इसीलिए उसने जब हम्मीर ने झाइन पर पुनः अधिकार कर लिया तो 1292 में फिर से एक बार सेना अपनी इसके विरुद्ध भेजी और इस बार जब सेना गई तो ना तो झाइन को अधिकार कर पाई और ना ही रणथंभौर को जीत पाई और इस प्रकार से जलालुद्दीन खिलजी उसके बाद 1296 में मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो इसीलिए जलालुद्दीन खिलजी के समय रणथंभौर पर अधिकार नहीं हो पाया। अब रणथंभौर पर इस समय में 1296 में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की गद्दी पर बैठा। अत्यंत महत्वाकांक्षी राजा था। अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर सानी कहा जाता है। वो सिकंदर की भांति विश्व विजय करने की सोच रहा था, लेकिन दिल्ली के कोतवाल के कहने पर उसने पहले भारत विजय की नीति अपनाई। रणथंभौर पर आक्रमण के उसके क्या कारण रहे? रणथंभौर पर आक्रमण के विभिन्न कारण उसके संदर्भ में बताए जाते हैं। सबसे पहला तो हम यही ले सकते हैं कि रणथंभौर की भौगोलिक स्थिति, जो अभी आपको बताया गया कि रणथंभौर राजस्थान का प्रवेश द्वार था। गुजरात पर जाना है, मालवा पर जाना है, दक्षिण की ओर जाना है तो भी रणथंभौर होकर जाना है, इसलिए रणथंभौर पर नियंत्रण रखना बहुत अधिक जरूरी था। अत्यधिक महत्व का सामरिक दुर्ग था तो इसलिए इस पर अपना अधिकार करना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी से पहले दिल्ली सल्तनत के जो राजा थे, बलवंत था, जलालुद्दीन खिलजी था, उन्होंने इसे जीतने के प्रयास किए थे लेकिन वो असफल हुए थे। अतः अलाउद्दीन खिलजी वंश की जो प्रतिष्ठा खत्म हुई थी उस प्रतिष्ठा को रणथंभौर पर अधिकार करके पुनः प्राप्त करना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी अपनी शक्ति परीक्षण करना चाहता था कि रणथंभौर दुर्ग को अभी तक कोई भी नहीं जीत पाया था। तो ऐसे में वो ये चाहता था कि यदि रणथंभौर को जीत लिया तो राजपूतों की शक्ति स्वतः ही कमज़ोर हो जाएगी। और दूसरा ये भी कहा जाता है कि हम्मीर ने इस समय में अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोहियों को शरण दे रखी थी। 1299 ईस्वी में जब अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण किया था तो गुजरात अभियान के समय लूट के माल के लिए मंगोल नेता थे मोहम्मद शाह और उसका भाई केहब्रू। इनके साथ उलुग खां और नुसरत खां का संघर्ष छिड़ गया था और इसीलिए मोहम्मद शाह और केहब्रू अलाउद्दीन खिलजी से डरकर हम्मीर की शरण में आ गए थे। इसीलिए अपने शत्रुओं को शरण देने के कारण अलाउद्दीन खिलजी उनके विरोध में था और अलाउद्दीन खिलजी ये चाहता था कि वो उन्हें समाप्त कर दे। हालांकि हमें हम्मीर रासों में दूसरी घटना मिलती है कि अलाउद्दीन की मराठा बेगम चिमना और मोहम्मद शाह के मध्य प्रेम संबंध थे। तो बेगम ने सेनानायक के साथ मिलकर अलाउद्दीन को समाप्त करने के लिए
यह प्लान बनाया, लेकिन उससे पहले ही अलाउद्दीन को पता चल गया। उसने मोहम्मद शाह को जब बंदी बनाने की कोशिश की तो मोहम्मद शाह हमीर के पास चला गया। वस्तुतः घटना कोई भी रही हो, इनकी वजह से आक्रमण हुआ, यानी कि ये विभिन्न कारण थे जिनके कारण अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ आक्रमण किया। अब अलाउद्दीन खिलजी का सैनिक अभियान किस प्रकार से हुआ। 1299 में अलाउद्दीन ने बयाना के गवर्नर उलुग खां और कड़ा के मुफ्ती नुसरत खां, ध्यान रखिएगा उलुग खां और नुसरत खां, ये दोनों ही अलाउद्दीन खिलजी के सुयोग्य सेनानायक थे। इन दोनों को रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए भेजा। दोनों ने झाइन पर आसानी से अधिकार कर लिया और बनास के आगे उनकी प्रगति रुक गई। जब आगे नहीं बढ़ पाए तो उन्होंने रणथंभौर के आसपास की बस्तियों और खेती को नष्ट करना शुरू कर दिया। हम्बीर इस समय कोटि यज्ञ समाप्त करने के पश्चात मुनिव्रत में व्यस्त था और उसने मुसलमानों की सेना का आगमन सुनकर धर्म सिंह और भीम सिंह को मुस्लिम सेना का प्रतिरोध करने भेजा। इसके बाद आपको दूसरे वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।